नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए ये नया टॉपिक आपका विभिन्न आयु वर्ग एवं रोगी के भोजन की व्यवस्था। और ये आपका पेपर का जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है वो आपके टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है। और एक आपको खुशखबरी देनी है कि आपकी जो वैकेंसी है टीजीटी और पीजीटी की वो आपकी आ चुकी है। अब आप तैयारी में लग जाइए। अब इससे अच्छा सुनहरा मौका आपके पास नहीं मिलेगा। तो आइए टॉपिक की तरफ। देखिए, यहाँ विभिन्न आयु वर्ग में रोग के भोजन की व्यवस्था क्या है, रोगी के भोजन की व्यवस्था क्या है, विभिन्न आयु वर्ग में क्या भोजन की व्यवस्था है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कितने प्रोटीन विटामिन की आवश्यकता होती है। तो ये डिफरेंट एज ग्रुप के लिए डिफरेंट होते हैं, जिसमें मैंने आपको शैशवावस्था पढ़ा दिया है, बाल्यावस्था पढ़ा दिया है, किशोरावस्था पढ़ा दिया है। आज आपके लिए इसमें प्रौढ़ावस्था लेकर के आई हूँ और इसके बाद आपका वृद्धावस्था है। और इसके बाद जो अन्य जो रोग हैं, जिसमें कुछ टॉपिक मैंने कवर कर चुका है, जैसे डायबिटीज़ में, हार्ट में, किडनी में, ये संबंधित कौन से आहार दिए जाते हैं ये मैंने बता चुकी हूँ। ये आप प्ले लिस्ट में जाएंगे टीजीटी के प्ले लिस्ट में, और या आपके गृह प्रबंध की प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको आहार एवं पोषण की लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, ये क्वेश्चंस, ये जो हमारा टॉपिक है प्रौढ़ावस्था में आहार। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रौढ़ावस्था के लिए आहार है, यहाँ पर देखिए प्रौढ़ावस्था हमारा 18 से लेकर के 45 वर्ष की अवस्था, यानी 18 से 20 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष की जो अवस्था होती है, क्या होती है, वो प्रौढ़ावस्था कहलाती है, जिसी को एडल्टहुड भी कहते हैं। और ये जो अवस्था होती है बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की अवस्था होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही चुनौतियाँ होती हैं, चुनौतियों से भरा होता है, यानी और इसके साथ साथ जिम्मेदारियाँ होती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ की होती हैं, जिसको फेस करके व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रौढ़ावस्था जो है जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपने पर्सनल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करने की आवश्यकता होती है, बहुत ही ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें अपने पूरी तरीके से फैमिली में कह सकते हैं पूरा अटैचमेंट हो जाता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो इस अवस्था में, और देखिए यहाँ पर मैंने विशेषताएं से लिखा है, इसमें कुछ विशेषताएं जिससे कि आपको थोड़ा बाल विकास के से संबंधित चीज़ें मिलती रहें इसमें। तो देखिए, यहाँ पर ये संघर्ष की अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है ये प्रौढ़ावस्था? संघर्ष, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारियाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ व्यक्तिगत रूप में कि हमें क्या पढ़ना है, क्या यानी हमें एज ए नौकरी के रूप में, एज ए जॉब के रूप में हम संघर्ष में लगे रहते हैं, पाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, संघर्ष की अवस्था होती है। अब इसमें शारीरिक और मानसिक तनाव होता है, यानी जब हमें अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जॉब नहीं मिलते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर शारीरिक और मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो नेक्स्ट आपका इसी में आते हैं उत्तर बाल्यावस्था। देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में क्या है, बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित होना। जो फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को सुधारना है, यानी बच्चों को कहाँ ले जाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या चीज़ करना है, तो सारी चीज़ों की चिंता एक प्रौढ़ को होने लगती है। तो बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित होने लगते हैं उत्तर प्रौढ़ावस्था में। और इसमें आर्थिक कठिनाई, यानी जब आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो आर्थिक कठिनाइयाँ भी सामने आती हैं, चाहे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो, चाहे बच्चे की पूरा करना हो, चाहे अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी को पूरा करना हो, तो वहाँ पर आर्थिक कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, स्वास्थ्य वहाँ पर कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि जो प्रौढ़ होता है उसको जिम्मेदारियाँ पारिवारिक रूप में बहुत ही ज़्यादा होने लगती हैं, जिससे शारीरिक रूप से वो कमज़ोर होने लगता है और उसकी भूल जाता है कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम काम को कर पाएंगे, तभी अच्छी तरीके से हम मैनेज कर पाएंगे, और नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये स्वास्थ्य इनका कमज़ोर होने लगता है और सही तरीके से काम को नहीं कर पाता है, अंजाम नहीं दे पाता है। तो देखिए, यहाँ पर अब हमारा जो है प्रौढ़ावस्था में आहार मैंने लिया है। देखिए, मैंने यहाँ पर विशेषताएं आपको बता दिया। अब आता है वृद्धि का कार्य इसमें नहीं होता है। ये भी आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, वृद्धि का कार्य नहीं होता है इसमें, क्योंकि किशोरावस्था तक पूरी तरीके से विकास हो जाता है बॉडी का। इसके बाद प्रौढ़ावस्था में केवल शरीर का मरम्मत होता है। निर्माणात्मक सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी मरम्मत करने के लिए
शरीर का मरम्मत करने के लिए, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए निर्माणात्मक यानी प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा इसमें पड़ती है। सुरक्षात्मक तत्व यानी विटामिन की, खनिज लवण की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर है देखिए, और यहाँ पर जो आहार है ये डिफरेंट होते हैं, यानी व्यक्ति का कार्य क्या है, उसकी स्थिति कैसी है, लिंग भेद क्या है, मौसम क्या है, यानी मौसम के अनुसार, लिंग भेद के अनुसार, स्थिति के अनुसार, जलवायु, रहन सहन के स्तर के अनुसार सबके जो व्यक्ति होते हैं प्रौढ़ावस्था में, उनकी जो डाइट होती है वो अलग अलग होती है। तो इसीलिए जो आरडीए चार्ट में आपका सेडेंटरी, मॉडरेट, हैवी यानी कम काम करने वाले, मध्यम काम करने वाले और अधिक काम करने वाले 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया है। तो अब इसमें आपको यहाँ पर मैं आरडीए चार्ट के अनुसार इसको बताऊंगी जो आपके 2020 में दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रियाशीलता के अनुसार प्राणों का वर्गीकरण यहाँ पर देखिए बांटा गया है, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। अब देखिए जो कम क्रियाशील में आते हैं, जो बैठे बैठे काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, चाहे देखिए हलवाई को आप देखिए, कपड़े की दुकान पर जो बैठे हुए लोग होते हैं, क्लर्क हैं, ड्राइवर हैं, अफसर हैं, तो क्या होते हैं, ये इनका काम केवल बैठ करने का काम होता है, एक्टिव उतना नहीं होते, यानी बैठने का सारा काम होता है। तो ये किस में आते हैं, ये कम क्रियाशील में आते हैं। और जबकि देखिए मध्यम क्रियाशील जो व्यक्ति हैं, ये पैदल या साइकिल से यात्रा करते हैं, जिससे पैदल या साइकिल से चलते हैं, नौकरी करने वाले और एक कामकाजी गृहिणी जो घर में काम करती है, ये किस में आते हैं, ये मध्यम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, ये मध्यम क्रियाशील होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अत्यधिक क्रियाशील में मजदूर, कुली, किसान और कारीगर आते हैं। कौन आता है, मजदूर, कुली, किसान और कारीगर इस कैटेगरी में आते हैं, जिनका शारीरिक श्रम ज़्यादा होता है इन दोनों की तुलना में। इसीलिए यहाँ पर लिखा है अधिक काम करने वाले हैवी वर्कर होते हैं। तो इनकी कैटेगरी भी आप तरह की कभी कभी कम काम करने वाले किस में आते हैं, अधिक, इस तरह से कैटेगरी भी आपको पूछ लेते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, सारा टॉपिक है यहाँ पर। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी लिया है आपके लिए, क्योंकि आप कहते हैं क्वेश्चन भी मैम दिया करिए, जिससे हम लोग भी सर्च करें उसको और थोड़ा सा और भी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस भी लिया है। तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा, सबसे पहले देखिए ऊर्जा की आवश्यकता शारीरिक क्रियाशीलता के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा व्यक्ति का काम होता है, सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी, उसी के अनुसार एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और उसी के अनुसार एनर्जी लेने से हमारे शरीर में कि मतलब कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती है, मोटापा नहीं होता है और कोई रोग भी नहीं होता है। तो देखिए आप, और दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा BMR, यानी जो व्यक्ति ज़्यादा श्रम करने वाले होते हैं उनका BMR अधिक होता है, जो कम काम करने वाले होते हैं उनका BMR कम होता है, यानी बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। ये मैंने पढ़ाया है, आपको डिटेल जाएंगे देख लीजिएगा, और क्वेश्चन में आपको मिलेगा BMR। तो देखिए यहाँ पर यानी BMR के अनुसार और शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता की डिपेंड करता है। अब देखिए मैंने 2110 किलो कैलोरी, 2710 और 3470 ये 2020 की है जो टेबल है प्रौढ़ावस्था की, कितना एनर्जी लेना चाहिए। पहले ये काफ़ी मतलब कि इसमें परिवर्तन किए गए हैं, 2010 के अनुसार काफ़ी परिवर्तन किया गया है, क्योंकि लोगों की आवश्यकता क्षमताओं को देखते हुए इसमें परिवर्तन ICMR के द्वारा किया गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला यानी कम काम करने वाले 2110 किलो कैलोरी, मध्यम काम करने वाले 2710 किलो कैलोरी और अधिक काम करने वाले 3470 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। अब उसी तरह देखिए ये मैन का है और ये हमारा फीमेल का है। क्या है, ये मैन का है और ये फीमेल का है। अब देखिए जो फीमेल का है यहाँ पर, इसमें 1660 है, कितना है 1660 किलो कैलोरी, 2130 किलो कैलोरी और 2720 कैलोरी। देखिए जो पुरुष होते हैं अधिक काम करते हैं, उनको एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। देखिए यहाँ पर ये अधिक काम करने वाले 3470 है, जबकि अधिक महिला काम करने वाली उनको कितना 2720 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों बातें आप याद रखना। देखिए जब टुकड़ों में आरडीए को याद करेंगे तभी आपको याद होगा, इससे एक साथ में हमें आरडीए याद करेंगे तो नहीं याद होगा, क्योंकि उसमें भूल जाता है कि इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। तो अब आता है हमारा प्रोटीन। अब देखिए प्रोटीन की आवश्यकता भी ये अधिक पड़ती है, क्योंकि हमारे जो क्रियाशील व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में टूट फूट ज़्यादा होते रहते हैं और उनको जो प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। देखिए यहाँ पर निर्धारित भी किया गया, पहले क्या था 1 ग्राम
प्रोटीन पर बॉडी वेट के अनुसार, यानी कहने का मतलब जितना बॉडी वेट होता है उतने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो 2020 की जो आई है ICMR की लिस्ट आई है, जो यहाँ पर मैन के लिए 43 ग्राम, यानी इनका जो बॉडी वेट है 65 है, और लड़के जो फीमेल है उनका 55 है। 55 और 65 बॉडी वेट इसमें निर्धारित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो मेल है उनको 43 ग्राम पर डे की आवश्यकता होती है, जबकि जो फीमेल है उनको जो है 36 ग्राम पर डे की आवश्यकता पड़ती है। याद रखना, 43 ग्राम मेल को, 36 ग्राम फीमेल को आवश्यकता पड़ती है RDA 2020 के अनुसार। अब आता है हमारा खनिज लवण। अब देखिए जो खनिज लवण होते हैं ये अधिक क्रियाशील, अधिक व्यक्ति, कहने का मतलब यहाँ पर है जैसे जो व्यक्ति जैसे क्रियाशील होता है वैसे वैसे खनिज लवण की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं उनमें जो पसीने के रूप में जो सोडियम निकल जाते हैं, पोटेशियम निकल जाते हैं, तो इसकी भी आवश्यकता ज़्यादा पड़ने लगती है। और देखिए जितना ज़्यादा व्यक्ति क्रियाशील होगा उतने पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। यहाँ पर मैंने केवल 2 चीज़ों को लिखा है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपका है कैल्शियम और एक आपका है आयरन। देखिए कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो मेल और फीमेल में 800 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होती है, यानी जो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, प्रौढ़ हो, उसको कितना आवश्यकता पड़ती है 800 मिलीग्राम, यानी 800 मेल को भी और फीमेल को 800 मिलीग्राम पर डे। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो लैक्टेटिंग मदर होती है उसको कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो बच्चे प्रेग्नेंट लेडी को आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि वो क्या होती है, वो दूध पिलाने वाली माता होती है, उसको ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है कैल्शियम की। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1000 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आयरन लिखा है। आयरन की मांग देखिए पुरुषों से ज़्यादा होती है। यही एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो आयरन की डिमांड होती है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनका पर मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता रहता है, इसीलिए इसकी आवश्यकता उनको ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा मेल के लिए 11 मिलीग्राम पर डे और फीमेल के लिए 15 मिलीग्राम, यानी जो नॉर्मल होते हैं सेडेंटरी मॉडरेट हैवी, मेल क्या कितना है 11, सेडेंटरी मॉडरेट हैवी फीमेल 15 मिलीग्राम पर डे, जबकि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको 21 मिलीग्राम पर डे। देखिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसको आयरन की है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको आयरन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या है 21 मिलीग्राम पर डे, जबकि जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनको 16 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ती है। कितना, 16 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ती है, इसमें खनिज ये लवण जो मैंने आपको बताई, याद रखना 11, 15, 21, 16 ऐसे याद करना, 11, 15, 21, 16, और ये आपका 800 और 1000, 800 मेल फीमेल, 1000 आपके जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर होती है उनको। अब आता है हमारा विटामिन। अब देखिए विटामिन की भी अधिक आवश्यकता पड़ती है, और इसमें देखिए मैंने केवल नियासिन लिया है, क्योंकि और भी चीज़ें थी, लेकिन जब मैं आपको RDA चार्ट पढ़ाऊंगी तब वहाँ पर बताऊंगी। यहाँ पर मुझे फोकस जो लगना था जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने नियासिन लिया है। तो देखिए नियासिन जो होता है सेडेंटरी को 12 मिलीग्राम, मॉडरेट को 15 मिलीग्राम और हैवी को 19 मिलीग्राम नियासिन की आवश्यकता पड़ती है। निकोटैनिक एसिड की आवश्यकता, विटामिन B3 की आवश्यकता जो पड़ती है, याद करना 12, 15, 19, यस यम यच, यानी सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी क्या क्या है 12, 15, 19, कितना है 12, 15, 19, और आयरन का 11, 15, 21, 16, 11, 15, 21, 16। तो इस तरह से 2-4 बार आप दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। और यहाँ पर फीमेल के लिए जो आवश्यकता है, देखिए यहाँ से नियासिन में, और जो मेल से कम आवश्यकता पड़ती है नियासिन की, यहाँ पर देखिए 12 है, जबकि फीमेल का कितना है 9 है। यहाँ 15 है तो कितना है 12 है, वहाँ 19 है तो कितना है 15 है। तो याद करना 9, 12, 9, 3, 12, 3, 15 ऐसे याद कर लेना। उसमें क्या है 12, 3, 15, 4, 19। तो इस तरह से आप जो है टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी। अब आता है हमारा, इसलिए मैंने आपको बताया इसमें जो ज़्यादा तुलनात्मक चीज़ें हैं, आयरन की जो डिमांड होती है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ पे मैंने दिया है आपका 11, 15, 21, 16 आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो एक लेडी होती है वो यानी लैक्टेटिंग जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको 21 आवश्यकता पड़ती है। कितना होती है 21 आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर है जो
है यहाँ पर जिंक क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाया है। जिंक की आवश्यकता एक प्रौढ़ मेल और फीमेल को कितना पड़ती है। जिंक की आवश्यकता मेल और फीमेल एडल्टहुड में कितना आवश्यकता पड़ती है, ये आपको बताना है कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन है कोहनी की संधि कौन सी संधि होती है। और तीसरा क्वेश्चन आपका है टिबिया और फिबुला किस शरीर के किस अंग की हड्डी है। या टिबिया और फिबुला हमारे शरीर में किस पार्ट की ये हड्डी का नाम है टिबिया और फिबुला। ये मैंने संधि चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था, आप जाइएगा पीजीटी में देखिएगा, सिलेबस में मैंने संधि टॉपिक कवर किया है। तो कोहनी की संधि का नाम क्या है, टिबिया और फिबुला जो हड्डी है ये कहाँ पाई जाती है, और जिंक की आवश्यकता मेल और फीमेल को कितना पड़ता है। और कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को तोड़ने में जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने के काम में होता है। यानी जो हमारे एंजाइम होते हैं, ये एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन होता है। क्या होता है, पेप्सिन होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको विशेषताएं भी बता दिया, कितना क्या डिमांड होता है इस चीज़ को बता दिया, कौन किस कैटेगरी में आता है ये मैंने बता दिया। देखिए एक ही वीडियो में इतने टॉपिक को मैंने कवर किया। ऐसे ही आप भी अपना सेल्फ स्टडी करते रहिए और भी जानकारी लेते रहिए, बुक से पढ़ते रहिए, प्लस आप क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चन आप मैंने यहाँ पे पढ़ाते हैं उस क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर दीजिए। सभी लोगों का आंसर यहाँ पर आना चाहिए, तभी ये लगे कि आप पढ़ रहे हो, आप आंसर दे रहे हो और आप हमसे जुड़े हुए हो। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे समझ में आएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।